स्वागत है साथियों। यूपी हायर के पाठ्यक्रम में शामिल महत्वपूर्ण कहानियों का अध्ययन हम अपने इस बैच के माध्यम से कर रहे हैं। विज्ञापन संख्या 52 के अंतर्गत जो भी पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हुई हैं, क्रमशः हम सभी उन रचनाओं का अध्ययन करेंगे। इस क्रम में अब तक हमने हिंदी की कई सारी कहानियां जो पाठ्यक्रम में लगी हैं उनका अध्ययन किया वन लाइनर फॉर्म में, और देखा कि उनका मूल भावार्थ क्या है और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं कहानियों से जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं दोपहर का भोजन इस कहानी से कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसका सारांश क्या है। इसके कहानीकार हैं अमरकांत जी। तो दोपहर का भोजन अमरकांत जी की कहानी है, ध्यान रखना है। देखते हैं, पहला पॉइंट है दोपहर का भोजन अमरकांत की चर्चित यथार्थवादी कहानी है जिसमें निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक विवशता और भूख का मार्मिक चित्रण हुआ है। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार है जिसमें उस कहानी की केंद्रबिंदु जो है वो सिद्धेश्वरी है, जो मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी की पत्नी है। इनके 3 बेटे हैं। 3 बेटों में जो बड़ा वाला है उसका नाम है रामचंद्र, 21 वर्ष का है। मझला बेटा है वो 18 वर्ष का है, उसका नाम मोहन है। और सबसे जो छोटा बेटा है उसकी अवस्था 6 वर्ष की है। तो ये 3 बेटे इनके हैं और ये सभी पारिवारिक अभाव और विषमता में ग्रसित है। तो हमें ध्यान से इन पूरे तथ्यों को देखना है। अभी हमने इन पात्रों के विषय में देखा, तो सिद्धेश्वरी जो है वो इस कहानी की केंद्र पात्र है, जो अभावग्रस्त परिवार को भोजन कराने और परिवार की गरिमा बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करती है। परिवार में बहुत अभाव है, एक वक्त का भोजन जो एक परिवार को नसीब होना चाहिए वो भी संभव नहीं है। इस कहानी में ये तथ्य दिखाई पड़ता है। वो तब ये बातें दिखाई पड़ेंगी जब मध्य गर्मी के बीच दोपहर में एक युवा लड़का जो सिद्धेश्वरी का बड़ा बेटा रामचंद्र है वो लौट करके आता है, दिन भर शहर की ठोकरें खा करके नौकरी की तलाश में, और निराश और हताश होकर के घर लौटता है। और घर की दशा क्या है कि एक वक्त का भोजन मुनासिब नहीं है उस परिवार में। सिद्धेश्वरी के पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद जी बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझते हुए इस परिवार के मुखिया हैं। और ये करते क्या हैं, ये मकान किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्क थे, जिसमें छटनी की वजह से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। और इस वक्त मुंशी चंद्रिका प्रसाद भी बेरोजगारी की दंश को झेलते हैं। तो एक तरह से इस पूरे परिवार में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं रह गया है। 2 जो युवा बच्चे हैं, एक रामचंद्र जो 21 वर्ष का है, मोहन 18 वर्ष का है, ये दोनों ही हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं को पास किए हुए हैं, लेकिन इनके पास ऐसा कोई रोजगार नहीं है, कोई जीवन यापन का साधन नहीं है जिससे अपने परिवार की इस भुखमरी की दशा से वे बाहर निकाल सके परिवार को। तो ये एक पूरा दंश है। उसमें सिद्धेश्वरी का जो व्यक्तित्व है, सिद्धेश्वरी का जो एक आप यहाँ पे चरित्र देखेंगे, वो एक ऐसे समरस एक जोड़ के रूप में, एक आप देखेंगे ज्वाइंट के रूप में है जो पूरे परिवार को जोड़ करके रखना चाहती है। लेकिन अभावों के बीच सभी को जोड़ करके रखना बड़ा मुश्किल काम है। जहां एक रोटी किसी एक व्यक्ति के लिए बमुश्किल मिल पाती है, वहां सिद्धेश्वरी कुछ और देने के लिए जब वो प्रेरित होती है, कहती है कि एक रोटी और ले लो, और उसे पता है कि वो दूसरी रोटी किसी एक व्यक्ति के लिए अब नहीं रह गई है, फिर भी वो बातें ऐसी कहती है जिससे लगे कि भोजन की कमी नहीं है परिवार में। लेकिन उनके बच्चे और उस परिवार के सारे सदस्य इस बात को जानते हैं कि एक रोटी के बाद दूसरी रोटी नहीं है इस परिवार में, क्योंकि जैसे ही कोई एक से दूसरी रोटी खाएगा, अगले व्यक्ति के लिए एक भी रोटी नहीं बचेगी। ऐसी जो एक क्राइसिस है, आप इस पूरी कहानी में उस चीज को देख सकते हैं। देखेंगे कि दोपहर के भोजन का जो प्रसंग कहानी में केवल भोजन का प्रसंग न रहकर भूख, गरीबी, मानवीय संबंधों की परीक्षा का प्रतीक बन जाती है। यहां पर हर एक पात्र दूसरे से तनाव के कारण, अभावों के कारण दूरी पर बनता चला जा रहा है। उनके बीच के जो संबंध है वो पूरी तरह से ध्वस्त होते जा रहे हैं। लेकिन सिद्धेश्वरी है जो एक दूसरे से ये बात कहती है कि मझला बेटा आपको बहुत मानता है, बड़े वाले बेटे को बहुत मानता है, या बड़े बेटे से कहती है कि मोहन तुम्हें बहुत मानता है, तुम्हारा बहुत सम्मान करता है।
मुंशी चंद्रिका प्रसाद से कहती है कि रामचंद्र जो बड़ा बेटा है वो आपकी बड़ी तारीफ करता है और कहता है कि पिताजी देवता के समान है, जबकि इस पूरे परिवार में ऐसे कोई संवाद नहीं दिखाई पड़ेंगे क्योंकि हर एक व्यक्ति तनाव में है। तो मानवीय संबंधों की परीक्षा का प्रतीक बन रही है पूरी की पूरी कहानी, और सिद्धेश्वरी भोजन की अत्यल्प मात्रा को परिवार के सदस्यों में बांटते हुए स्वयं त्याग और ममता की प्रतिमूर्ति बन जाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि भोजन में गिनी चुनी रोटी और थोड़ी सी दाल और चने की सब्जी यही बस उपलब्ध है, और वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। सिद्धेश्वरी प्रत्येक सदस्य के सामने भोजन को इस तरह प्रस्तुत करती है मानो उसके पास पर्याप्त भोजन हो, ताकि परिवार की आत्मसम्मान की भावना आहत न हो, क्योंकि वो ये जानती है कि बड़ा बेटा भी बाहर रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, नौकरी की तलाश में दिन भर थका मादा घर से आ रहा है, उसके जूते फट चुके हैं, जूतों पे धूल जमी हुई है, लेकिन नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। छोटा बेटा जो हाई स्कूल पास किया हुआ है, मझला वाला, वो भी नौकरी की तलाश में बाहर है, लेकिन जब उसका बड़ा बेटा पूछता है कि मोहन कहाँ है, तो माँ कहती है कि वो अपने किसी दोस्त के पास पढ़ने के सिलसिले में गया है, पढ़ने में उसका बहुत जी लगता है और हमेशा उसका दिमाग पढ़ने में लगा रहता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ाई कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन एक माँ, एक स्त्री उस परिवार को जोड़ने के लिए कई सारे अनकहे डायलॉग्स, अनकहे संवादों को स्थापित करती है जो उस पूरे परिवार से गायब है, और खाने को ऐसे परोसती है जैसे परिवार में कोई कमी नहीं है, रसोई में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, ताकि परिवार का आत्मसम्मान बना रहे और भावनाएं आहत न हो। क्योंकि बेरोजगारी का दंश तो वो परिवार झेल ही रहा है, भुखमरी के दंश से बचाने के लिए सिद्धेश्वरी लगातार प्रयत्न करती है। लेकिन ये बात बाकी पात्रों से छूटी हुई नहीं है, उसका पति, उसके दोनों बेटे इस बात को जानते हैं। वह बड़े बेटे रामचंद्र के बारे में पूछकर उसके संघर्ष और बेरोजगारी को लेकर अपनी मात्र चिंता व्यक्त करती है। रामचंद्र से पूछती है कि सब ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बाहर कोई बात हुई है क्या? लेकिन रामचंद्र 21 वर्ष की अवस्था में ही इतना परिपक्व, इतना संघर्षों को झेलता हुआ, इतना मैच्योर हो चुका है कि वो अपनी माँ की उस पीड़ा को भी समझ पा रहा है कि वो क्यों चिंतित है। इसीलिए जब वो एक रोटी और देने का आग्रह करती है तो मना कर देता है कि नहीं, पेट भरा हुआ है तुम। और दूसरा बेटा कहता है कि तुमने रोटी ही ऐसी बनाई है कि खाने का मन नहीं करता। वो माँ की खाने की बुराई नहीं कर रहा है, वो जानता है कि ऐसा कहूँगा तो माँ को ये लग जाएगा कि इसको भूख नहीं है, इसे खाने का मन नहीं है। इस तरह जो बची खुची रोटी है वो माँ के हिस्से में आएगी, और माँ के पास भी जैसे एक रोटी बचेगी तो एक सबसे छोटा भाई है जो 6 वर्ष का है, उसके लिए वो आधी रोटी रखेगी। तो ये पूरी कहानी में आपको दिखाई पड़ेगा रामचंद्र की स्थिति शिक्षित बेरोजगार युवा की स्थिति है, और उस समस्या को सामने प्रकट करती है जो आज भी वर्तमान समय में उतनी ही प्रासंगिक है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं की तादाद आज भी हमारे समाज में उतनी ही बनी हुई है, जिसमें योग्यता के बावजूद आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है। छोटे बेटे मोहन के प्रति भी सिद्धेश्वरी का व्यवहार समान रूप से स्नेहपूर्ण है। वो सभी बेटों से इसी तरह से ही बात करती है कि उसे अन्य लोग उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही सम्मान करते हैं, ताकि संबंधों में कड़वाहट ना आए। भोजन में कमी है, भोजन में कड़वाहट है, रोजगार की स्थिति खराब है, लेकिन संबंध बचे रहे, इसके लिए सिद्धेश्वरी लगातार प्रयास करती है, जिससे उसके भीतर मातृत्व और समतावादी भाव का पता चलता है। एक सबसे छोटा बेटा है प्रमोद, जो 6 वर्ष का है, हमने ऊपर बताया। तो इन पात्रों के जो अवस्थाएं हैं ये आपको ध्यान रखना है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद जो सिद्धेश्वरी के पति हैं, इन बच्चों के पिता हैं, उनकी अवस्था बताई गई है 45 वर्ष। 45 वर्ष के ही हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि 55-56 वर्ष के हैं। मांस झूल गई है, चेहरा पूरा झुर्रियों से भरा हुआ है, सिर पूरा गंजा हो गया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 45 वर्ष में जो अपने को नवयुवक समझते हैं, या आज के जिस तरह सोसाइटी में लोग 45 वर्ष के दिखते हैं, एक व्यक्ति जो 45 वर्ष की अवस्था में ही बूढ़ों जैसा दिखने लगा। ऐसा ही गोदान में आप देखेंगे तो गोदान में 36-37 वर्ष की अवस्था में होरी की दशा हो जाती है। तो ये बहुत ही कारुणिक दृश्य है, कारुणिक स्थिति है, जो कि अमरकांत जी ने अपनी कहानी में दोपहर के भोजन के माध्यम से प्रकट किया है। सिद्धेश्वरी स्वयं बहुत कम भोजन करती है और परिवार के सदस्यों को तृप्त करने में ही अपने सुख की अनुभूति करती है, ये उसकी विवशता है।
पति चंद्रिका प्रसाद की बेरोजगारी परिवार की आर्थिक दुर्दशा को गहरा करती है और मध्यम वर्गीय पुरुष की असहायता को सामने लाती है। तो कहानी के अंत में आप इस बात को पाएंगे कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद भी बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि किराया नियंत्रण विभाग में उनकी नौकरी थी, वो क्लर्क थे, छटनी के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया है। ये दृश्य बहुत ही भयावह है किसी भी समाज के लिए, जो अमरकांत जी ने अपनी कहानियों में प्रकट किया। कहानी में भोजन की कमी के साथ साथ पात्रों के बीच छिपे तनाव, संकोच और मौन के माध्यम से मध्यम वर्गीय पारिवारिक जीवन का यथार्थ उभरता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि सभी पात्रों के बीच छिपे हुए तनाव, संकोच और मौन, जहां से संवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जहां से आपसी बातचीत में वो रागात्मकता नहीं रह गई है कि वे अपनी पीड़ा को एक दूसरे से व्यक्त कर पाए, प्रकट कर पाए। अमरकांत ने किसी बड़े नाटकीय घटनाक्रम के बजाय एक सामान्य दोपहर के भोजन को कथा का आधार बनाकर असाधारण सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत किया है कि एक एक्सपेरिमेंट है कि दोपहर के भोजन के माध्यम से ही आप उस पूरे परिवार के परिवेश को, उसके पूरी आर्थिक व्यवस्था को, उसके पूरे संबंधों की जो एक दशा है, उसे समझ पाएंगे इस कहानी के माध्यम से। कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है कि भूख यहां केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक अभाव का प्रतीक बन जाती है। सिद्धेश्वरी का चरित्र भारतीय निम्न मध्यवर्गीय स्त्री के त्याग, समता, सहनशीलता और पारिवारिक उत्तरदायित्व का प्रतिनिधित्व करता है। सिद्धेश्वरी एक ऐसी पात्र है जो सभी के बीच में रस बन के प्रवाहित हो रही है। जहां सारे संबंध खत्म हो रहे हो, संबंधों के बीच संवाद मौन हो गया हो, वहां सिद्धेश्वरी एक दूसरे के प्रति जो प्रेम का भाव है वो जागृत करने का प्रयास करती है। कहानी की भाषा सरल, सहज एवं बोलचाल की है तथा प्रभावशाली है। अमरकांत ने सूक्ष्म विवरणों और मनोवैज्ञानिक यथार्थ के माध्यम से कथा को मार्मिक बनाया है। यह मनोवैज्ञानिक यथार्थ वहां दिखाई पड़ेगा जब मझला बेटा रोटी लेने से मना करता है, इसलिए कि उसे पता है कि उसकी मां झूठा आग्रह कर रही है, उसके पास भोजन नहीं है हमें खिलाने के लिए। जब बड़ा बेटा रोटी लेने से मना करता है, उसे पता है कि अगर एक रोटी अगर वो और लेगा तो दूसरे के हिस्से का जो भोजन है वो खत्म हो जाएगा। तो ये मनोवैज्ञानिक यथार्थ भी है उन पात्रों का जो कि इस कथा में प्रकट हुआ है। दोपहर का भोजन का मूल कथ्य भूख और आर्थिक अभाव के बीच पारिवारिक प्रेम, त्याग तथा मानवीय गरिमा को बचाए रखने का संघर्ष है। इसलिए यह हिंदी की एक महत्वपूर्ण यथार्थवादी कहानियों में गिनी जाती है। तो जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे परिवार का पेट भरने के लिए गिनी चुनी रोटियों के बीच किस तरह से संघर्ष करती हुई सिद्धेश्वरी दिखाई पड़ रही है। और जैसे ही सबसे किसी तरीके से निपट लेती है और सब कम भोजन करके उठ जाते हैं, कोई पानी पी करके उठ जा रहा है, कोई गुड़ खाने के बहाने रोटी लेने से मना कर दे रहा है, क्योंकि उन्हें वास्तविकता अपने परिवार की आर्थिक स्थिति का अंदाजा है, उन्हें ज्ञान है, वे समझ रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है। ये बातें दोपहर का भोजन पूरी कहानी में आपको दिखाई पड़ेगी। और अंत में सिद्धेश्वरी के लिए जब केवल एक रोटी बचती है, थोड़ी सी पनीली दाल बचती है, जब वो खाने के लिए उठती है तब उसे ध्यान आता है कि 6 वर्ष का बेटा भी है जो भूखा सोया हुआ है, बीमार है, उसके मुख पर मक्खियां भनक रही हैं। तो वो उसे उठाना चाहती, क्योंकि वो भी कुपोषण का शिकार है। तो आधी रोटी वो उसके लिए रखती है और आधी रोटी खुद खाकर पानी पीती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि उसे पता था कि अंत में उसके लिए रोटी बचेगी भी या नहीं। ये बहुत मुश्किल बात थी, लेकिन जब वो एक रोटी बची और उसमें भी आधा अपने बेटे को खिलाने के लिए उसने छोड़ा तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तो ये एक मार्मिक दशा पूरी इस कहानी में आपको दिखाई पड़ेगी एक परिवार की, और उस स्त्री की संघर्ष की जो घर के भीतर ही पूरी तरह से घुटती रहती है। और परिवार के सारे पुरुष, सारे काम करने वाले लोग बेरोजगार हैं, बाहर कोई रोजगार नहीं है। तो उम्मीद है इस कहानी का सारांश आप समझ पा रहे होंगे, और कहानी से जो प्रश्न बनेंगे वो इन्हीं से कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद कहाँ काम करते हैं। मकान किराया नियंत्रण विभाग में क्लर्क थे, छटनी से निकाल दिए गए। उनके बेटों की उम्र क्या थी। रामचंद्र 21 वर्ष का, इंटर पास है। मोहन 18 वर्ष का,
हाई स्कूल पास है, प्रमोद 6 वर्ष का है, छोटा सा कुपोषित एक बच्चा है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे तो इस कहानी के मूल मर्म को समझ पाएंगे और इनसे बनने वाले प्रश्नों को भी आप बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।